हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी यूपीएससी के बारे में, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, है ना। 2026 के सिलेबस की चर्चा करेंगे। है ना। संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले प्रीलिम्स की चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स जिसको 2026 देना है उसके बारे में, हालांकि कोई भी जब भी 2026-27 जब भी देना है आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर सबसे फर्स्ट पेपर अगर हम बात करें, इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। GS1 जो कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होंगे। ये होते हैं 100 क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन, है ना। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो कितने मार्क्स के हुए? 200 मार्क्स, है ना। 200 मार्क्स हो गए। और GS2 दूसरा पेपर होते हैं GS2, इसको हम लोग बोलते हैं CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होते हैं आपके 80 क्वेश्चन। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं वो 2.5 मार्क्स के होते हैं। तो कितने हुए? भी 200 मार्क्स के, है ना। इसमें देखिए जो GS1 होता है इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, है। इससे आपका क्या होता है? कट ऑफ डिसाइड होता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। GS2 क्या है? ये क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, है ना। इसमें आपको 33% परसेंटेज लाने होंगे, यानी 66 या 67 ऐसे कुछ नंबर, 67 नंबर लाने होते हैं 200 में। तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया। तो आइए अब हम सिलेबस के बारे में करते हैं बात, GS1 के बारे में। GS1 में क्या पढ़ना होता है, हाँ। तो GS1 में अगर हम बात करें, GS1 में हम बात करेंगे किसका? हिस्ट्री का, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें कम से कम 15 या 16 एवरेज अगर देखें पर ईयर, PYQ अगर उठा के आप देखें तो PYQ अगर करके देखें तो 15 या 16 के 12 कभी 15 ऐसे सवाल आते रहते हैं इसके। तो ये हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में आपके पढ़ने होते हैं, अगर बात करें तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना होगा, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, है ना। ये तीनों। और इसके साथ एक चीज़ और जुड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्ट एंड कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। इसमें 2-3 मार्क्स होते हैं। अगर 2025 के प्रीलिम्स की बात करें तो 2025 के प्रीलिम्स में मिडाइवल हिस्ट्री से सवाल आए ही नहीं। तो आपको जो फोकस करना होगा, कहाँ पे करना होगा? एंशिएंट हिस्ट्री पे, मॉडर्न पे। हालांकि उसको भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें आपके सोर्सेज क्या होंगे? 6 से लेके 12th, है ना। NCERT आप ले लीजिए, है ना। NCERT को फॉलो कीजिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तब आपको उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा, जो कि स्पेक्ट्रम है या नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स करने होंगे। करंट अफेयर्स अगर बात करें तो अगर 2026 का प्रीलिम्स देना है इस बार, जो कि मई में होगा,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो जनवरी है 2025 से लेके मई तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करना होगा मंथली वाइज, पर सब्जेक्ट वाइज कीजिए तो आपको रिवीजन करने में बेहतर होगा। तो हिस्ट्री का बात हो गया एक। आप बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में, है ना। तो ज्योग्राफी का बात करते हैं, है ना। ज्योग्राफी में क्या हो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, देखिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ने होते हैं क्या चीज़, वर्ल्ड मैप, क्योंकि 2 या 3 सवाल होते हैं, है ना। वर्ल्ड मैप की अगर अंडरस्टैंडिंग है तभी आप ज्योग्राफी कर पा रहे हैं। इसमें है कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या करने होते हैं, 2 तरह से होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एक के साथ विथ मैप, विथ क्या करना है, मैप, जो ऑक्सफोर्ड का या किसी का भी, ब्लैक स्वन किसी का भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, खासकर अगर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, 6 से लेके 12 तक की NCERT, है ना, फोकस करना होगा। बाद में जब आप अच्छे खासे अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे विषय में, तब आपको पता चलेगा कि 11th और 12th की ही NCERT से सवाल आते हैं। हालांकि इसको भी ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है कि एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब देखिए, तो आपको इसके साथ साथ आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा इसमें भी, आप करंट अफेयर्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। थर्ड अगर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ले लेते हैं इंडियन पॉलिटी को, है ना, इंडियन पॉलिटी, है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, है ना। इसमें आपको करना क्या होगा कि इसमें IR भी होता है, इसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी घटनाएं हुई है ना, उसको करंट अफेयर के साथ साथ देखना है। इसमें आपको क्या करना है कि 10th से लेकर 12th तक की जो NCERT थी, हालांकि 11 12th तक की NCERT को आप फॉलो कर सकते हैं। 6 को अगर नहीं भी करें तो बेसिक चीज़ है, आप कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो ये चीज़ देखिए। उसके बाद इसमें एक बुक आती है, इसको UPSC का बाइबल कहा जाता है, लक्ष्मीकांत। इसमें होता है क्या है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे, हालांकि प्रीलिम्स की तरह से आपको बहुत बेहतर होगा, है ना। तो इसमें अगर देखें ना कहीं 15 से 18, कहीं कहीं 20, है ना, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसमें सबसे अच्छा बेहतर तरीका, इसमें अगर पकड़ बनानी है तो आपको क्या करना होगा, इसका PYQ पे आप बेहतर तरीके से काम कीजिए, तो आप एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। ये अगर हम 4 की बात करें, चौथा अगर कोई विषय ले लें तो हम ले लेते हैं किसको, इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में आपको करने क्या होंगे, तो देखते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, है ना, इंडियन इकोनॉमी को ले लीजिए आप। उसके साथ इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, ये करंट अफेयर का विषय है, और आपके साथ क्या होनी चाहिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आप इसके करंट क्या कहते हैं, बेसिक NCERT को पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 तक, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में ही इसके शब्द नहीं आएंगे। तो इसके लिए अगर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, हालांकि सेल्फ स्टडी तो बेहतर है, लेकिन यूट्यूब में भी देख सकते हैं। अगर आप किसी टीचर से अगर गाइडेंस में हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए प्रीवियस ईयर आपको तो बजट सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट 2 या 3 साल का बजट आपको, है ना, बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते हैं। किससे, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते हैं, है ना।
इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आएंगे। अगर आप 2025 के अगर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखें तो आप जो बजट डेफिसिट होता है, रिवेन्यू डेफिसिट जो होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, यहाँ पे रीजनिंग के तौर पर बतौर रीजनिंग के तरह बना के है ना मार्क्स उसमें क्या कहते हैं न्यूमेरिकल दे के सवाल पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको PYQ पे एनालिसिस कीजिए, है ना। अभी 2013 से लेकर 2023 ज़्यादा पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है ना। तो हमने कितने विषय को ले लिया है अभी तक? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी। इसमें भी आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया आपको कि करंट अफेयर ही करने हैं। तो 4 ले लिया। आइए आप नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इस पर अगर हम बात करें आइए कि 5वां हम ले लेते हैं। आपको सबसे जो वेटेज होता है कहीं ना कहीं इसमें इन्वायरमेंट 15 या 20 सवाल होते हैं। इसमें भी 15-20 सवाल इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में आपको देखना क्या है कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की जो बुक है बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 12th की NCERT 12th की जो बायोलॉजी की जो बुक है उसमें कुछ चैप्टर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी के कुछ चैप्टर हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी के कुछ चैप्टर है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या कहते हैं CPC भी आप, है ना, स्पीसीज़ पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, पॉल्यूशन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट के बहुत सारे वैश्विक लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है हम पढ़ते हैं अभी, क्या कहते हैं COP30, है ना, UNFCCC, इन्वायरमेंट, UNEP, है ना, ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड हैं हमारे इंडिया में इन्वायरमेंट को लेकर क्या पॉलिसी बनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये 2000 करंट अफेयर को आप कहीं ना कहीं इसमें रिलेट करके देखिए और इसमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अगर जो बात करें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जिसके भी अच्छे होते हैं, ज़्यादातर चांस हैं कहीं की पॉलिटी जो है आप बना ही लेंगे, बेहतर है। तो इन्वायरमेंट में ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आइए नेक्स्ट अगर बात करें हम इसी में 5 था, छठा अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक 2 या 3 सवाल होते हैं, 4 सवाल, कभी कभी 5 सवाल भी पूछे गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ने होते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने होते हैं जो बेसिक नॉलेज है। कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी में आप पढ़िए, आपकी अगर केमिस्ट्री में कार्बन, नॉन कार्बन, कार्बन है ना, कार्बन डाइटिंग, वो सब जितने भी टॉपिक होते हैं उसको अगर बेहतर समझ रहे हैं। हमारे डिफेंस में क्या क्या चल रहा है ना, PSLV, GSLV, हमारे इसरो में क्या क्या लॉन्च हो रहे हैं ना, सैटेलाइट से संबंधित लेके, है ना, जो भी आजकल चर्चे में है, और क्या कहते हैं नासा वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहे हैं, है ना, उस चीज़ों में, और नेविगेशन प्रणाली में क्या हो रहे हैं, क्या हमारे नेविगेशन में भी फिलहाल कुछ किया गया है ना। अभी सुखोई 30 है या विक्रांत है ना। तो ये सब सारे चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो बेसिक चीज़ें कहीं ना कहीं आप बना लेंगे पिकअप करके। और एलिमिनेशन टेक्निक भी होता है। तो मैंने किस चीज़ों की बात की है प्रीलिम्स के बारे में लेकर, अब देखिए। तो अगर एक तरह से बताएं आपको, हिस्ट्री की बात की, ज्योग्राफी की बात की, है ना, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स की बात की है, इन्वायरमेंट की बात की है मैंने, उसके बाद साइंस एंड टेक की बात की है ना। ये आपके कहीं ना कहीं किसके विषय, किसके सब्जेक्ट हुए? ये प्रीलिम्स के हुए। प्रीलिम्स में अगर इतने सब्जेक्ट में विद करंट अफेयर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स आपकी बहुत बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत असरल भी करंट अफेयर्स होते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है या कोई PCS का एग्ज़ाम नहीं है। UPSC क्यों बोलते हैं इसको? इसमें आपको एनालिटिकल एक अप्रोच होना चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए विषय के साथ ओरिएंटेड करके। तो आप कहीं ना कहीं GS1 में बेहतर कर पाएंगे। तो यही है इसमें। अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, अगर बेहतर दे तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो GS1 में आप अच्छे खासे मार्क्स लेंगे। इसमें जो कट ऑफ जाता है आपको बता दे रहे हैं। तो अगर आप 50 क्वेश्चन, है ना, 50 क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहे कि आपको अटैम्प्ट करना है। आपको उसको अटैम्प्ट करने के लिए मिनिमम आपको 70 या 65 के पार जाना होगा। अगर 50 क्वेश्चन आपको सही भी आ रहे हैं काट के, अगर 80 में भी 10 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, 10-20, तो अगर आपके पास अगर काट करके अगर 60-65 कर रहे हैं करके आपके पास 50 क्वेश्चन आप बना भी रहे हैं सही, तो उसमें से माइनस भी तो जाएंगे। तो आपको क्या है, सेफ जोन में 70 या 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, है ना। इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं होता है। तो आप आराम से GS पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, GS1 का सिलेबस था। अब GS2 की अगर हम बात करें, है ना, ये GS1 का संपूर्ण सिलेबस मैंने चर्चा की है ना।
इतने टॉपिक। हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी जुटेगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर हम बात करें अब क्या क्या चीज़ की, GS2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि उसी सेट बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। GS2 है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी सेट, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं ना। ये आपके कितने होते हैं, ये इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होंगे, तो कितने हुए 200 मार्क्स के, है ना। इसमें आपको लाने कितने हैं 33%, परसेंटेज या प्रतिशत बोलिए, तो इसमें 66, ये 67, ऐसे 67 मान लीजिए आप, इतने मार्क्स लाने होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जब इसको आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाइएगा तो आप देख सुने हैं ना, हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा जो अगर हडल है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही तो यही पेपर में, इसी सेट में ही हो रही। तो आइए इसका संपूर्ण सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, है ना, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 1 मिनट में प्लीज़। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अगर देखिए क्या है, इसमें सिलेबस, इस सेट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ने होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्रीहेंशन का, कंप्रीहेंशन है ना, इसको जिसको पैसेज बोलते हैं हम लोग, इसमें 27 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 27, 25, 27 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, कम इससे नहीं होते हैं। आप अगर GS वाले पार्ट पे आपका अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं इस पे अच्छा खासा, अगर 27 में सबको 10-7 गलत भी हो जा रहे हैं तो 20 से करके 50-45 नंबर इससे आ जाते हैं। कंप्रीहेंशन की अगर हम बात करें, अगर आप PYQ का एनालिसिस करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, आपको एक ही चीज़ पे फॉलो करना है। बार बार किसी भी सोर्स पे अगर चले जाइए कि कभी किसी और का बुक ले लिए तो कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैथ की बात करें, है ना, मैथ में अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक, है ना, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे आपको पढ़ना होगा रेशियो, है ना, एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना होता है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना होता है ना। ये बेसिक वाली चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है ना। उसके बाद आप पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़िए, आप नंबर सिस्टम में आइए, है ना। टॉपिक तो बताने के टाइम में भी नहीं है, एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क होता है ना। ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में तो इसमें LCM ले लीजिएगा, HCF को पूछा जाता है ना। उसके बाद इसमें परसेंटेज भी आते हैं आपके, है ना, क्या कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल आ रहे हैं, है ना। देखिए डाटा सफिशिएंसी से सवाल आ रहे हैं, है ना, डाटा सफिशिएंसी से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। डाटा सफिशिएंसी के बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डाटा सफिशिएंसी के बाद अगर हम बात करें तो आप आ जाइए, ये हो गए बहुत सारे नॉर्मल टॉपिक। अब अगर आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल कुछ कभी कभी आए हैं, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं, इससे भी कर सकते हैं आप, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट वाला में टॉपिक में प्रॉफिट लॉस, है ना। आ जाइए इंटरेस्ट वाला टॉपिक, ये वैसे अगर मैथ की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लेके जाएंगे। DI मैंने भी बताया आपको, डाटा एंट्री, DI भी होगा आपका डाटा। अगर
इतना चीज़ कर रहे हैं। अगर रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग के बारे में, देखिए रीजनिंग में क्या क्या होता है। रीजनिंग में आपको क्या क्या करने होते हैं। रीजनिंग में आपको पजल्स करने होते हैं, है ना। आज ये कैलेंडर करेंगे आप, क्यूब एंड डाइस करेंगे, क्यूब एंड डाइस करेंगे। क्यूब एंड डाइस करने के बाद पजल, कैलेंडर करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे जितने भी टॉपिक है उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप अगर रणनीति के साथ करें, इसमें से आपको क्या है कि कंप्रिहेंशन पर भी जोर देना है। सेकेंड रीजनिंग में ध्यान देना है आपको, मैंने कुछ क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में अगर कहीं ना कहीं अगर 10 या 15 कुछ 10 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी रीजनिंग से भी बना ले रहे हैं, तो 10 कितना हुआ 20। अगर 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आप सही बना रहे हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन ये 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स में आपको लाना कितना है, आपको लाना ही है यहाँ पे 67 मार्क्स। कहीं ना कहीं आप GS2 क्वालिफाई कर पाएंगे, हैं आराम से। GS2 क्या हो जाएगा, आपको क्वालिफाई हो जाएगा। तो UPSC के GS यानी प्रीलिम्स के सिलेबस की मैंने चर्चा की है ना। प्रीलिम्स की 2026 अगर जिसको भी देना है तो वो इसी रणनीति पे काम करे, उसके लिए बेहतर टाइम है, अभी से शुरुआत करें। CSET का खासकर CSET में आप देखें कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वाले ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये SSC या CGL के तरह नहीं होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं। इस पर अगर काम करें, चाहे कोचिंग लेके या कहीं पर भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो आइए उसके बाद हम चर्चा करेंगे मेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।